शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ हुई, जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान क्रैश होने की खबर सामने आई। इस हादसे में उनका निधन हुआ। वे कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, जहां लैंडिंग के दौरान उनका विमान इस हादसे का शिकार हुआ। जिस समय हादसा हुआ, अजीत पवार विमान में ही मौजूद थे। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के उन नेताओं में से एक थे जिन्हें पार्टी के नाम से नहीं बल्कि उनके विचारों, उनकी रणनीति की वजह से जाना जाता था। भले ही अजीत पवार का राजनीतिक सफर या सियासी सफर पारिवारिक विरासत से शुरू हुआ हो, वो शरद पवार के भतीजे थे, उनकी उंगली पकड़कर ही राजनीति में आए थे। बावजूद इसके उन्होंने अपने नाम की एक अलग ही पहचान बनाई थी। पवार सिर्फ पद या पार्टी से नहीं बल्कि अपनी रणनीति के कारण हमेशा चर्चा में रहा करते थे। वो महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे और राज्य की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे नामी नेताओं में से एक थे। वे राष्ट्रीय किसान कांग्रेस यानी कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता थे और शरद पवार के भतीजे भी थे। महाराष्ट्र में जनता और पार्टी दोनों के बीच काफी भरोसेमंद और मजबूत नेता माने जाते थे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कई बार जीत हासिल की थी। राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। अजीत पवार ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। इस वक्त वो प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा। वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में यहाँ चुने भी गए और 16 सालों तक वो इस पद पर बने रहे। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में अपने दादा के घर जन्मे अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव पवार के बेटे हैं। उनके पिता फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया था। अजीत पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई। उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम पार्थ और जय है। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से अजीत पवार ने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। हालांकि जब वो कॉलेज में थे, उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सियासत में अपने चाचा का हाथ पकड़कर कदम रखा। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा उन्होंने। वो चुने गए यहाँ से, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर चुके थे, तो अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत की कमान अपने हाथों में ले चुके थे। पवार ने जब महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपने काम और रणनीति के दम पर राज्य के प्रभावशाली नेताओं में शुमार हो गए। वो ऐसे नेता थे जिनकी बात सभी सुना करते थे। उन्होंने कई बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल की और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। अजीत पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले के बारामती से विधायक बने। इसके बाद से लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने जाते रहे। साल 1995, 99, 2004, 2009 और 2014 के साथ साथ 2019 और 2024 में भी वो विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया बल्कि अपनी पकड़ भी बनाई। उन्होंने राज्य के वित्तीय मामलों और बजट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके कार्यकाल में किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए कई योजनाएं लागू हुई थी और यही वजह है कि वो किसानों के प्रिय नेता बने रहे। अपने 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद, 7 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र के राजनीति तक सीमित रखा। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद भी संभाले। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा, योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद उनके चाचा शरद पवार 1992 और 93 में मुख्यमंत्री बने, तब उन्हें मंत्री पद दे दिया गया। साल 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई तो उन्होंने विलासराव देशमुख की सरकार सिंचाई मंत्री का कार्यभार सौंपा गया।
2003-2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बन गए। आपको बता दें कि अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जो एक ही साल में 2 बार डिप्टी सीएम बने। कैसे, ये भी जान लीजिए। साल 2019 के बाद अजीत पवार की राजनीतिक करियर जो था वो काफी दिलचस्प रहा। 2019 में 2 अलग-अलग मुख्यमंत्री के अधीन उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें एक बार फिर से उसी समय उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2023 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। अब तक 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बन चुके हैं। पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में वो उप मुख्यमंत्री चुने गए थे। इसके बाद 2010 में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, तो उसमें भी वो डिप्टी सीएम के पद पर ही रहे। इसके बाद 2023 में शरद पवार ने जो बगावत की और शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2024 में छठी बार वो डिप्टी सीएम बने थे। राजनीतिक छवि और पहचान की अगर हम बात करें तो अजीत पवार की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच थी। उनका जनता से जुड़ाव था और जनता का उनसे जुड़ाव। वो सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि जनता के बीच काफी लोकप्रिय नेता थे। उनकी विवादों को लेकर जो पकड़ थी वो भी काफी मजबूत थी। सत्ता के निर्णयों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहा करती थी। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम तो रखा, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद अपना नाम, अपना मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में और मजबूत बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में उन्होंने एक बेहद अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन 2022 में शरद पवार ने अपनी सियासी वारिस के तौर पर जब बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाया तो अजीत पवार ने अपनी एक अलग सियासी राह चुन ली। एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में वो शामिल हो गए। 2023 में अजीत पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। 2024 में खुद को स्थापित करने में वो सफल भी रहे। अजीत पवार एक प्लेन क्रैश में भले ही अपनी जान गंवा चुके हों, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में वो अब भी जिंदा हैं और आगे भी जिंदा ही रहेंगे।